हाय देर अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। अल्लाह ताला ने इंसानों को अदल इंसाफ कायम रखने का हुक्म दिया है। अदल इंसाफ का क़याम फरामी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे आज के शो के मेहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह चुके हुए हैं। इसके अलावा इंसाफ की फराहमी के लिए आज भी एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस रिटायर लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक साहब की, जिनके घर के कार पोर्च में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज का ये खूबसूरत सा दिन एक खूबसूरत सी शख्सियत के साथ हम गुजारने वाले हैं। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वेलकम सर। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जब मेरा ताल्लुक़ जेलम से है। ये दरिया जेलम के किनारे एक छोटी सी बस्ती है कदीम ज़माने से, और फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी रहा, और फिर चकवाल के सेपरेशन से ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और दरिया से कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पे मेरा घर है। अच्छा। और 4-5 किलोमीटर के फासले पे मेरा गांव है। जेलम से ताल्लुक़ है मेरा, और जेलम में सारी एजुकेशन है मेरी बेसिक। पहले मैं अपना वो जो एक बहुत ही छोटा सा एक स्कूल था जिसको अनफॉर्चुनेटली लोग कहते थे चलों का स्कूल है। अच्छा। उसका नाम ही है था। अच्छा। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहाँ की है। और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जेलम, वही ऑर्डिनरी जो स्कूल थे टाट स्कूल, उनमें पढ़ते रहे। फिर मैंने वहाँ से निकल के इंटरमीडिएट किया है पिंडी में। अच्छा। और ग्रेजुएशन जेलम से करके लाहौर आ गया यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इससे पहले कि हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन का कोई यादगार वाक़या हमारे साथ शेयर करें। बचपन तो जो बहुत ही यादगार वाक़यात होंगे वो उस ज़माने के होंगे जो बंदा भूल जाता है। असल खूबसूरती तो उसी बचपन की है, बिल्कुल, जो आपको अब याद भी नहीं आता। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, और इसलिए कि वो भूलने वाली है नहीं, कि मैं 11 साल का था, शायद 10-11 साल का। तो मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ, तो पहले ही दिन उन्होंने कहा कि आप लोगों को हमने स्पोर्ट्स में लाजमी डालना। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि आप किस स्पोर्ट में जाना चाहते हो। मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो कभी इस तरह को खेला नहीं। अच्छा। तो आप बता दें, मास्टर साहब से कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप फैसला करो। तो मैंने अपने 1-2 दोस्त के साथ उनसे पूछा। मैंने कहा आप, एक ने कहा मैं कबड्डी में जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी ले जाओ साथ। अच्छा। तो पहले ही दिन, पहले ही मैच के पहले ही 2-4 मिनट में मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई, और वो फिर सीधी जुड़ी नहीं। तो आज तक वो मुझे याद दिलवाती है अपना वो बचपन का वाक़या। आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? ये बड़ा ही ज़रूरी सवाल है, मैं समझता हूँ। आप दुनिया में किसी भी आदमी को जिसको आप उर्फ़ आम में कामयाब आदमी समझते हो, उससे ये इम्पोर्टेंट सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान को अपने हर कामयाबी पे, अपने हर मामले में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस मामले में आपको सपोर्ट किया। हम शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, मैंने देखा है आमतौर पर ज़िंदगी में। सही। हम शायद शुक्र भी अदा नहीं कर रहे अल्लाह का उस तरह से, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना होना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं 2-3 लोगों का जिक्र किए बगैर रह ही नहीं सकता। मेरी इब्तिदाई जो तालीम है उसमें मेरे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे एहसास होता है कि अगर वो प्राइमरी स्कूल से ही, जिस तरह मेरे आधे साथी स्टूडेंट भाग गए थे, अगर वो ज़्यादा तवज्जो ना दे रहे होते तो शायद मैं भी भाग जाता। तो वो जो लोग हैं जिनके अब पता नहीं दुनिया में अक्सर नहीं हैं, लेकिन वो यादगार उस्ताद हैं मेरे प्राइमरी स्कूल के। उनमें कोई मास्टर असगर साहब का नाम मुझे याद है, मास्टर इदरीस साहब का नाम याद है, सूफी नज़ीर साहब का नाम याद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मोहब्बत से हमें पढ़ाया है। आज के बच्चों के लिए मैं ये बताऊं तो उनको हैरत होगी कि मैं अपने जो हेड मास्टर थे हमारे स्कूल के, वो 5th क्लास में हमें सेलेक्ट करके ले गए थे अपने घर पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा। अच्छा। और वो फ्री पढ़ाते थे। और उस सारी पढ़ाई में जो सबसे खूबसूरत बात थी कि उनकी जो मिसेस थी, वो हम सब बच्चों को अपने घर पे चाय पिलाती थी और हमारे लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ बनाती।
और वो कोई फीस नहीं लेते थे, कोई तकाजा नहीं करते थे, ना उनका कोई डिमांड थी कि अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ शायद। वो तो सिर्फ अपने रिज़ल्ट की फ़िक्र में होते थे कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो इन बच्चों की तालीम का अच्छा है और मेरा नाम बने। तो उसके बाद हाई स्कूल है, हाई स्कूल में बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। शरीफ शाद साहब एक टीचर थे जिन्होंने मेरे अंदर बाकायदा स्पीचेस करने का ज़ौक़ पैदा किया। अच्छा। अब्दुल हक साहब थे, एक हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद थे रफ़ीक शाह साहब, उनका हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत था, वो आज तक मेरे लिए यादगार है, मोती पर होते थे वो लिखते हुए। तो ये बहुत ही शानदार स्कूल था, गवर्नमेंट का स्कूल। जी जी। और सारे ही लोग हम वहाँ पढ़ते थे। अच्छा। और छोटे बड़े की वहाँ उस वक़्त कोई तखसीस और तमीज़ कोई नहीं थी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसका बाप क्या है। ये बड़ी मज़ेदार बात थी उस ज़माने में। और उसके बाद फिर एक उस्ताद मुझे मिल गए जो अब सियालकोट में हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, खालिद खलील। वो उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने बहुत मेरी जो होता है किसी के अंदर ज़िंदा रहने का मजाक पैदा करना, एहसास दिलाना कि तुम कुछ कर सकते हो, उनका बड़ा हाथ है। और फिर जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संग मील है वो मेरे उस्ताद हैं जिनको मैंने FEL में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया पढ़ने के लिए। उनके पास पढ़ता था मैं, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई पिछले महीने में। अल्लाह पाक तो उनके साथ मेरी कुछ 7-8 साल की रफ़ाकत रही। उनके साथ मिलके मैंने वकालत पढ़ी, उनसे सीखा और फिर उन्हीं के चैम्बर में ही सारा लंबा वक्त गुजारा। फिर वहाँ से अपनी इंडिपेंडेंट वकालत शुरू की मैंने। क्या बात। जेलम के गांव जंडीला से लेकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक का जो सफ़र है इसके बारे में हमें बताएं। ये बड़ा तवील सफ़र है, एक जिद्दोजहद का पूरा सफ़र है। आम आदमी के लिए जिसके पास ज़्यादा वसाइल नहीं होते उनके लिए ये बड़ी ट्रेजेडी होती है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसी रुकावट का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पे उनके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। तो ये जो अल्लाह के फजल से आपको, अल्लाह की रहमत से आप आगे चलते जाते हैं और आप किसी न किसी अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं, तो ये बहुत एक तवील जिद्दोजहद मांगती है। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी इस जिद्दोजहद को, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपनी विल पावर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स की जिनके पास वसाइल कम हों और वो चाहते हों कि आप पढ़ जाओ। तो ये जिद्दोजहद जो है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसका मैं हमेशा इसलिए इजहार करता हूँ कि आने वाले जो बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे लिए जो सबसे ज़िंदगी का बड़ा ट्रेजेडी जिसको मैं समझता हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, तो उनमें कोई 70-80% लोग अंग्रेज़ी में फ़ेल होने की वजह से पीछे रहे, वो पछड़ गए। कई दफ़ा कोशिश करने के बावजूद अब मैं उनको देखता हूँ जेल में, किसी की सब्ज़ी की दुकान है, कोई चाय बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ख़ास बात है कि जिसने मुझे पसपाई अख्तियार नहीं करने दी। कोई ऐसा गैबी हाथ था, वालिद साहब मेरे की दुआएं थीं कि वो हर वक्त मुझे चाहते थे कि मैं कुछ बन सकूं। उनके अपने जो अधूरे ख्वाब थे शायद उसके लिए वो बहुत ज़्यादा, मैं बड़ा बेटा था तो हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसके ख्वाब की तकमील करे। बिल्कुल। तो ये उनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट थी जो मैं समझता हूँ कि बहुत एक मुश्किल मामला था। लेकिन उसके बावजूद जो जेलम जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और जिस ज़माने में मैंने मैट्रिक किया था, ये गालबन 72-73 की बात है। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और पंजाब में दिलों में कि लोग बैरूनी मुल्क गए। तो एक ऐसा ट्रेंड चला ख़ास तौर पे जेलम में, मीरपुर में और चकवाल से, गुजरात से लाखों के हिसाब से लोगों ने नकल मकानी। बाहर जाना आसान था, जॉब्स थी। तो मुझे भी बड़ा एक चैलेंज का सामना करना पड़ा कि मुझे यूँ ही मैट्रिक का इम्तहान आखिरी पेपर मैंने दिया तो सारे जो अजीज़ रिश्तेदार थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मशवरा दिया कि अब इसको कोई काम सिखाए, अच्छा, ताकि कल को अगर कोई वीज़ा मिल जाए उसमें इत्तेफाक से तो उसको बाहर भेज देंगे। ठीक है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि मुझे एक मेरे बुज़ुर्ग थे जो वालिद साहब के करीबी दोस्त थे, वो इलेक्ट्रीशियन थे बहुत मशहूर वहाँ। अच्छा। उन्होंने कहा मेरे पास भेज दो, मैं इसको ये काम सिखा देता हूँ। अच्छा। अब वो जो मैट्रिक का आखिरी पेपर और रिज़ल्ट आने के दरमियान, अच्छा, वो मैंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से काम सीख लिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा। लेकिन मुझे ये बड़ा खौफ था कि ये अब जब मैंने सीख लिया है तो अब डिपेंड कर रहा है रिज़ल्ट पे।
अगर मेरी कंपार्टमेंट आ गई तो फिर तो मैं गया बाहर के, बल्कि कुवैत से एक ऑफ़र भी आ गई कि इसको कुवैत भेज देंगे आप। तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है, अगर ना पास हुआ मैट्रिक में तो भेज देंगे। अल्लाह का शुक्र है नंबर बहुत अच्छे आ गए। बस वो एक टर्निंग पॉइंट है, मैं समझता हूँ वो माइलस्टोन है एक। अगर वो बच्चे जो सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो लाइफ का टाइम है जिसमें आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो रही जी, इस पे बहुत हाईएस्ट मार्क्स के लिए एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है। वही बच्चे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अपने दोस्तों का, जो बेचारे पछड़ गए, जो पीछे रह गए, और ज़्यादातर उनमें से बाहर चले गए, मजदूरी कर रहे हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरेबिया में चले गए। तो वो इसलिए चले गए कि वहाँ पे उस स्टेज पे पेरेंट्स की भी हिम्मत जवाब दे जाती है, 10 साल बढ़ा के आपको जिनके पास वसाइल नहीं है तो आगे कॉलेज की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो खौफजदा करने वाली बातें। बिल्कुल हमारे बच्चों को तो अभी इस बात का एहसास भी नहीं है कि एक किताब खरीदना भी पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा मसला होता है। तो ये एक पूरा सफ़र है, इसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, और बस ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि माजी से जो आपका ताल्लुक़ है वही आपको मुस्तकबिल में लेके जाता है। बेशक, अगर आप माजी से ताल्लुक़ तोड़ देंगे तो आप मुस्तकबिल में भी नहीं जा सकते। जब आपने पहली बार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठाया तो आपका ये फैसला था कि आपको किसी भी तरह का कोई भी सरकारी प्रोटोकॉल ना दिया जाए। ये बात आपने क्यों कही, सोच क्या थी? जी, बहुत अहम बात है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, जिनसे मैं फैसिनेट हुआ, जिनसे मैंने बहुत मोहब्बत की, ये ज़्यादातर माशरे के कुचले हुए लोग थे। तो मैंने हमेशा उनकी कंपनी में ये महसूस किया बैठ के कि हम सारे लोग बिलअमूम ये जो एलीट कल्चर है, हम इसको भी इतना अच्छा नहीं समझते दिल से। सही। जब कभी आप सड़क पे जा रही हों और आपकी गाड़ी रोक दी जाए कि आगे से चीफ जस्टिस साहब का काफ़िला गुजर रहा है और आपकी फ़्लाइट लेट हो रही हो, आपका कॉलेज स्कूल लेट हो रहा है, तो बच्चे वो जो अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है मेरा वो रिएक्शन मरा नहीं। और वो चीफ जस्टिस का हलफ उठाने के बाद सबसे पहला ऑर्डर जो मैंने गवर्नर हाउस में किया, ऑन रिकॉर्ड है ये, और आपके चैनल ने ख़ास तौर पे उस पर बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच टू सिटी 42, कि मैंने फौरी तौर पे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल था, सड़कें बंद करने का, ये रूट्स लगाने का, और मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जो चीफ जस्टिस के लिए थी वहाँ पे, मुझे लगा कि ये शायद सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे मेरी उस कोशिश से दूर कर देंगी। अच्छा, जो करने के लिए मैं चीफ जस्टिस बना हूँ थोड़े टाइम के लिए। सही, तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैंने कहा मैं जैसे काम कर रहा हूँ मुझे इसी स्पीड से इसी तरह करने दें। अगर आपने मुझे प्रोटोकॉल के चक्कर में डाल दिया तो मैं मारा जाऊँ। फिर मेरा टाइम थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा। वकालत के पेशे का इंतखाब आपने क्यों किया? ये सफ़र आपका किस तरह से गुजरा और आपने इस सफ़र में किस किस तरह की खिदमात सरअंजाम दी? खिदमात का तो है, मैं क्या कहूँगा, कोई ऐसी खिदमत नहीं की। वकालत के पेशे के हवाले से मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन ये है, इसको मैंने इख्तियार इसलिए कर लिया था कि मुझे लगता था कि ये एक बहुत ऐसा काम है जिसमें आपका बॉस कोई नहीं होता। और ये शायद मेरे बचपन से ही मेरे अंदर कोई एक रिएक्शनरी बच्चा था जो किसी इस तरह की सिचुएशन को शायद कबूल नहीं करना चाहता था कि मैं किसी का मातहत होकर काम करूँ। तो वकालत में बड़ा स्कोप है कि आप अपना काम खुद करें, आपको बिल्कुल पूरी आज़ादी होती है अपने क्लाइंट का केस लेने की, ना लेने की, और उसको फिर बेतहाशा उसकी तैयारी करने की, आप आज़ाद हैं इस पर। इसलिए मैंने वकालत के पेशे को अख्तियार किया। और बाद में मैंने महसूस किया कि ये जो वकालत का पेशा है ये आपको मजबूर कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लिए तलाश करते हैं इस तरह के मामलात के जिसमें आपके पास केस आएँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंगेज करें। ये इसका एक नेगेटिव पहलू है कि हम उस वक्त एहतियात नहीं कर पाते कि हमें कौन से मुकदमात लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। ज़्यादातर वकला में मैंने देखा, खुद मैं भी वकील ही हूँ, और जब कोई केस आता है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है क्लाइंट को ये बताने में कि आपका ये केस क्या स्कोप है इसका, आपको ये मुकदमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो फेयर कमेंट जो है उस मुकदमे पे, उस मामले पे, वो वकील से हो नहीं पाता। और ये इस प्रोफेशन को पीछे ले जाने वाली वजूहात में से एक ये भी है। और फिर जब आप वकील कोई खुदा न खास्ता किसी क्लाइंट का दिल दुखाता है तो उस क्लाइंट की बद्दुआ जो है वो पूरे सिस्टम को लगती है।
लोग वकील को बद्दुआ देते हैं, नाम लेके कोई नहीं बद्दुआ देते। तो हमें अपने सारे प्रोफेशंस को उन बद्दुआओं से बचाना चाहिए। हम सब लोगों को एफर्ट करनी चाहिए कि हमारी वजह से हमारे प्रोफेशन पे कोई धब्बा ना लगे। ना, बिल्कुल। वकालत के पेशे में कोई यादगार वाक़या पेश आया हो किसी क्लाइंट के साथ कहीं अदालत में जो आपको याद रह गया हो, बहुत याद आता हो? केस तो सारे ही बहुत, जो ख़ास तौर पे मेरा चूँकि शोबा जो था वो क्रिमिनल साइड पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो बहुत से ऐसे केस हैं जो बहुत यादगार हैं और बहुत से लोगों को जो हमने मदद फराहम करने की कोशिश की। इंसानी हकूक़ कमीशन से मैं मुंसलिक था और बहुत से मुकदमात में इंसानी हकूक़ कमीशन के कहने पे भी करता था। इसी तरह से डेमोक्रेटिक कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ से मुझे बहुत से केस सौंपे गए ऐसे लोगों के। लेकिन जो बहुत यादगार केस है वो है, 2 छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे, और उन्होंने कोई इन्वॉल्व थे मर्डर केस कि उनके हाथों से कोई कत्ल हुआ और वो उनके घर वाले मानते थे कि बच्चे आपस में लड़े हैं और इन्होंने दूसरे बच्चे को मार दिया। लेकिन वो बहुत छोटे बच्चे थे, एक की उम्र 14 साल थी, दूसरे की 15 साल, दोनों सगे भाई थे। तो जब मैंने उनका केस प्लीड किया तो मैंने कोर्ट में यही केस प्लीड करने की कोशिश की कि ये माइनर्स हैं और इनके ऊपर जो कानून है जुवेनाइल का वो उसका नफाज होता है, इनको सज़ाए मौत तो नहीं दी जा सकती, इनको थोड़ी सज़ा दे दी जाए बेशक। और इनके केस में ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिस बैकग्राउंड में इन्होंने मर्डर किया। तो मुझे इतना सदमा हुआ कि उन बच्चों का 14-15 साल के बच्चों का कौमी शनाख्ती कार्ड पेश कर दिया गया दूसरी तरफ से, और कौमी शनाख्ती कार्ड उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था। और जब उसका रिकॉर्ड मंगवाया गया तो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट में ये बात प्रूव हुई कि ये कौमी शनाख्ती कार्ड सही बने हुए। ओह माय गॉड! और वो कार्ड बन सकता था 18 साल की उम्र। बिल्कुल। तो जब वो मैं बच्चों को उस वक्त 14-15 साल का प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो है वो उनको 18 साल से ज़्यादा बता रहा है, तो पूछा जब मैंने तो बहुत अलमनाक हकीकत सामने आई कि शुरू में जब ये कौमी शनाख्ती कार्ड बन रहे थे तो हमारे बहुत जो काबिल एहतराम सियासतदान थे लोकल, उन्होंने बेतहाशा शनाख्ती कार्ड बनवा लिए अपनी सहूलत के लिए, और उसमें एज का और उसकी अटेस्टेशन का कोई ख्याल नहीं किया। और वो बहुत से कार्ड जो बने थे जिसमें उन्होंने वोट डलवाए थे लोग, उनमें वो उन बच्चों के कार्ड दिए। ओह माय गॉड! तो फिर मुझे उस केस को जब पता चला तो उसको लेके गए सुप्रीम कोर्ट तक, और अभी मुझे ये खुशखबरी मिली है कुछ दिन पहले कि उनकी कुछ 22-23 साल के बाद सज़ाए मौत जो है वो मुझसे हुई। सर, लाहौर हाई कोर्ट में आप कितना अरसा आपने काम किया, कितना अरसा तैनात रहे? जी, मैं 9 साल लाहौर हाई कोर्ट में रहा और आखिरी 3 महीने में बतौर चीफ जस्टिस काम किया मैंने। और एज चीफ जस्टिस जो मैं कर सकता था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मेरा ख्याल है कि बड़े सगीर में ये पहला तजुर्बा किया कि बच्चों के लिए और ख़वातीन को जब मैं देखता था अदालतों में धक्के खाते हुए जी दिन में, और वही जज जिनके पास क्रिमिनल केस लगे होते थे, ख़तरनाक क्रिमिनल्स के, जी उन्हीं की अदालतों में हमारे बच्चे भी और बेटियां भी पेश होती थी अपने खानगी मामलात ले। जी उनके लिए मैंने इवनिंग कोर्ट शुरू की, तो लाहौर में हमने ये शुरू किया। बहुत ही बेहतरीन। कामयाब तजुर्बा रहा। और शाम को जज साहिबा बैठती थी और बेटियां आती थी अपनी जॉब से फ़ारग होके और बच्चे अपने स्कूलों से फ़ारग होके। तो एक केस ऐसा एक दफ़ा मेरे पास आया कि जिसमें हाई कोर्ट तक मामला इसलिए पहुंचा कि उसी वक्त एक अर्जेंट दरख्वास्त दी गई कि बच्चे का आज सालाना इम्तिहान है जी और जज साहब हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को लेके आओ, जी और अगर हम बच्चे को नहीं लेके जाएंगे हमारे खिलाफ फैसला कर देंगे। जी तो वो जब मैंने उसकी वो देखी डेट शीट तो वाकई बच्चे का इम्तिहान था। इन चीज़ों ने बड़ा मुझे मुतासर किया कि हमें ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए कि जिसमें शाम को भी अदालत हो। बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन। वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही हमारे लिए कामयाब तजुर्बा है। खाना अपनी फैमिली के हमरा खाया।
कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़ाहिर है सर उनकी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ थी और है। जी। आप बिल्कुल घर गृहस्थी, घर के मामलात, बच्चों को देखना, इनकी कितनी सपोर्ट होती थी आपके साथ? जितने भी ये बिज़ी होते थे, शाम को ये हमें डेली टाइम देते थे रोज़। बच्चों को भी लेके निकलते थे, मुझे भी लेके। फिर आस्ता आस्ता थोड़े बिज़ी रूटीन आ गई, लेकिन वीकेंड पे फिर हम लोगों का वीकेंड पे खाना, बच्चों के साथ जाना, वो हमारी रूटीन थी कि वीकेंड हम इकट्ठे गुजारते थे। अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है? दोनों कह सकते हैं कि हम कज़न्स हैं आपस में, फर्स्ट कज़न है। अरेंज भी है, लव भी है, दोनों हैं जी। लड़ाई झगड़ा ज़िंदगी में रहा या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है। अच्छा। और लड़ाई भी होती है, लेकिन सारा दिन हम बस नाराज़ नहीं रह सकते। थोड़ी देर बाद मुस्कुरा देते हैं, जब सब खुद ही मुस्कुरा देते हैं, बात ही ख़त्म हो जाती है। बात ही खत्म हो जाती है। पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है? उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है। ऑफिस हम रोज़ घर आते हैं तो फर्स्ट थिंग वी सी इज वो पेरेंट्स स्ट्रेट अवे। डांट डपट वाला रिलेशनशिप रहा, सख्ती वाला रहा, मोहब्बत प्यार वाला रहा, दोस्ती वाला रहा, क्या नॉट रहा? एज सच। हाँ। नहीं, बहुत ही कम। एक बात को बात बोल दी बस एज सच। अच्छा, यानी कभी आप डिमांडिंग नहीं हुए किसी चीज़? डिमांडिंग हुए और पूरी हुई एक्चुअली, एज मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा। सारी पूरी हुई। अपने करियर को लेकर पेरेंट्स का जो था गाइडलाइन था या आपकी अपनी चॉइस है? ये मेरी अपनी चॉइस है, एंड दे गिव मी फ्री हैंड, डू व्हाटएवर आपने जो करना है, जो बेहतर लगता है कर लो। सो आई चोज दिस साइड ऑफ बैंकिंग एट दैट मोमेंट, सो इट्स गोइंग गुड, वेरी वेल। आमना, पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? वैसे तो अम्मा कहती है मैं अब्बा की सख्ी हूँ। हाँ। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं उन्हीं की सख्ी ज़्यादा। वाह, क्योंकि एक ही बेटी है तो मेरा ख्याल है कि आप अपने वाले साहब की बहुत लाडी हैं। जी, बहुत, ये तो है। अच्छा, कभी डांट पड़ी? डांट नहीं, मुझे तो डांट के खुद ही रोने लग जाते हैं, इसलिए मुझे डांट नहीं सकते। भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा जब छोटी थी? और क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़ी हैं, भाई छोटे, तो दोस्ती होती थी, लड़ाई झगड़ा करते थे, क्या होता था? जी, लड़ाइयाँ होती थी और फिर मैं शिकायत लगाती थी जाके। हाँ। और अगर गलती मेरी भी होती थी तो डांट भाइयों को ही पड़ती थी। कोई यादगार वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी हैपनिंग जो हुई हो कभी और याद रह गई हो? काफ़ी सारी हैं। किस सेंस में बताऊँ आपको? भाइयों के साथ, अब्बू के साथ, अम्मी के साथ? अब्बू के साथ मैं ये शेयर कर सकती हूँ कि मतलब अभी परसों की बात शेयर करती हूँ। हम लोग रात को खाना खा चुके थे, अब्बा ने अभी खाना था तो खाने में लेट हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूखी रोटी निकाल के और वो जो है वो चटनी के साथ खा ली। तो इनके लिए यही है कि ही इज़ वेरी सिंपल। जस्टिस अनवारुल हक साहब के दोस्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन महबूब कादिर शाह ने मुलाकात की। आप ये बताइए कि जो आपके ये दोस्त हैं, प्यारे से, अच्छे से, हम इनसे काफ़ी देर से तो बातें कर रहे थे, हमने तो इनको जिस अंदाज में जाना है वो तो जाना ही है। आपके लिए ये कैसे दोस्त हैं, आपके ये कैसे साथी हैं, आपके ये कैसे कॉलीग थे और हैं? इनका अब मुझे दोस्त एक्नॉलेज करना ही बाय इटसेल्फ मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। क्या बात है। मैं इनको कॉलेज डेज से जानता हूँ और अगर आप कहें कि मैं वन लाइनर बताऊँ तो ये जो लफ्ज़ एक जेंटलमैन का है, जो मुजस्सम शराफत का अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी शख्स में मैंने देखा है ज़िंदगी में तो वो जस्टिस अनवारुल हक साहब हैं। अच्छी नेचर के हैं, बुनियादी जो इनका खासा है, और हर वक्त अच्छाई की तलाश में होते हैं। हर चीज़ से कोई अच्छा पहलू निकालेंगे, कोई अच्छा काम करने की हर वक्त इन्हें अर्ज होती है। स्टूडेंट लाइफ के बाद में इनके शहर में जब ये वहाँ के एक माया नाज फौजदारी वकील बन चुके थे, मैं वहाँ सीनियर सिविल जज लगा, तो मुझे बड़ा इस बात पे एक फ़ख्र होता था कि मेरे क्लास फेलो माया नाज वकील होना भी अपनी जगह पे है, लेकिन अच्छी रिप्यूट,
क्योंकि वकील होने के नाते साथ साथ एथिकल वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि लोग ट्रस्ट करें, जजेस ट्रस्ट करें कि ईमानदार आदमी है और हमेशा साइब राय देता है। तो फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में फ़ेडरल गवर्नमेंट में काम करता रहा हूँ। तो उस वक़्त बहुत सी मारूफ NGOs ह्यूमन राइट्स की थी। अच्छा। तो मैं भी सरकारी हैसियत के बावजूद, चूँकि ये थोड़ा सा ह्यूमन राइट का इनसे हमें जो मिला था इन्फेक्शन, तो सर भी बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, जेलम से आया करते थे। तो मुख्तलिफ़ NGOs में हम इनसे बहुत सीखते थे। बाद में जज साहब हाई कोर्ट के जज बन गए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट भी रहा। तो मैंने जब करीब से देखा तो मैंने तो ये महसूस किया कि दुआ निकलती थी कि काश हमारे सारे जजेस ऐसे हों। इनका जिस पैशन से इन्होंने काम किया, इबादत समझ के किया। सिर्फ मौसीकी किस किस्म की सुनते हैं, किस किस्म के गाने पसंद हैं आपको? मौसीकी तो वैसे ही रूह की ग़िज़ा है, और मौसीकी तो मेरा ख़्याल है हर इंसान के लिए, क्या परिंदों और जानवरों से लेके अब तो दरख्तों ने भी मौसीकी पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है नई रिसर्च के मुताबिक। मुझे ज़ाती तौर पे तो आबदा परवीन और नईरा नूर बहुत पसंद है, और उनकी मौसीकी जो है वो मेरे लिए बड़ी सूदिंग होती है हमेशा, जब भी कभी मौका मिले। बहुत ही कम मौका मिलता है, कभी ट्रैवलिंग के दौरान, कभी गाड़ी में बैठ के मौका मिल जाए कुछ सुनने का। तो वैसे पिछले 10 साल जो हाई कोर्ट में गुजरे मेरे, उसमें तो सच्ची बात है बिल्कुल टाइम नहीं मिला इस तरह से मौसीकी को अटेंड करने का। खाने आपको किस किस्म के पसंद हैं? क्या खाने में आप ज़्यादा पसंद करते हैं? ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल सवाल करती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खाने के हवाले से कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या पसंद है। मुझे आज तक कोई खाना नापसंद ही नहीं हुआ। अच्छा। मैं खाने में बहुत ही सिंपल हूँ, और बहुत ही मज़े की बात है कि मुझे कभी कहना ही नहीं आता कि मैंने ये खाना है। अच्छा। जो मेरे सामने आ जाता है मैं बड़े मज़े से खा लेता हूँ, और मुझे लगता है कि यही मेरे लिए है, यही मेरी किस्मत में है, तो मुझे उस पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं। फारिग औकात में किस किस्म की मसरूफियात हैं? कोई ख़ास किस्म का शौक़ आपका? फारिग तो रहा नहीं। पहले ज़िंदगी के पहले मरहले में, रिटायरमेंट के बाद मेरा ख़्याल था कि मैं फारिग हो जाऊंगा, और एक छोटा सा काम शुरू करने का बीड़ा उठाया था मैंने, एक प्रोजेक्ट आस्क के नाम से, कि मैं बैठ जाऊँ, लोग मेरे पास आ जाएं और मैं उनके साथ बैठ के उनकी सुलह कराऊँ और उनको बताऊँ कि अदालत में जाए बगैर भी कोई फ़ैसला हो सकता है, अदालत में जाए बगैर भी आपके मामलात जो हैं उनको तय किया जा सकता है। तो वो इस तरह से उसने मुझे जकड़ लिया है कि अब मुझे फारिग औकात वाली कहानी अभी समझ में नहीं आती। कासिम अली शाह फाउंडेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट आओ सुलह करें के बारे में हमें बताया। कैसे कासिम भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र, मेरी बहन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, सो गुड टू सी यू। आज क्योंकि जस्टिस साहब के साथ हम पूरा दिन अपना गुजार रहे हैं, उनके तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों से हम मिल रहे हैं, मैं आपसे भी यही जानने आई हूँ कि आप अपने तासुरात, अपने ख़यालात जो हैं वो हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपने इनको कैसा दोस्त पाया है, कैसा इंसान पाया है, और इनकी किस चीज़ से आप अपनी ज़िंदगी में मुतासिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक इंतहाई काबिल इंसान और सबसे बढ़ के इस माशरे को सर्व करने वाले हीरो के लिए मुझे बातचीत करनी पड़ी। मेरी ज़िंदगी में मैं ये कहूँ कि चंद लोग ऐसे हैं जिनसे ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम हुई, उनसे पहले की ज़िंदगी और उनके बाद की ज़िंदगी। और वो चंद लोगों में
जस्टिस अनवार साहब का नाम आ जाता है कि मेरी खुशकिस्मती कि जब मैं हाई कोर्ट पढ़ा रहा था जुडिशल एकेडमी पंजाब में, तो इनके बिल्कुल वो कह लीजिए चीफ जस्टिस होने के बाद के चंद दिन थे, बड़े थोड़े से अयाम थे, और हमारी वो कुदरत का निज़ाम कि उन्हीं दिनों में दोस्ती हो गई। अच्छा, ये कह लीजिए कि मैंने को तकरीबन 4 साल सर्व किया और 4 चीफ्स थे, चौथे चीफ जस्टिस अनवार साहब थे। फिर खुशकिस्मती की इंतहा देखिए इनका क्या जज्बा होगा कि जब ये चीफ थे और हमारी जब मुलाकात होती थी, ये बातचीत कर रहे होते थे, बिठाते थे, मेरा दिल नहीं करता। मैं इनके वक्त को जानता था कितना कीमती वक्त है और ये कितना इस वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह डिलीवर कर रहे हैं। रात को देर से घर जा रहे हैं। हमारी भतीजी, इनकी साहबजादी बेटी, वो एक दिन कहने लगी कि पापा को मना करे, रात 10-11 बज जाते हैं। और इनका जज्बा ये था कि ये जो दिन है इसमें एक एक दिन गिना हुआ है, और आज अगर मेरे कलमदान से, मेरी कोशिश से किसी को इंसाफ मिल जाए, फिर आप ये देखें कि कितने जज ऐसे होंगे जिनको 9 सालों में अल्लाह मौका दे और वो 47-48 हज़ार केसेस को भुगता दें। तो ये एक अल्लाह की बड़ी अनायत है। फिर उससे बढ़ के इनकी शख्सियत का जो सबसे मुस्बत रुख है कि रिटायरमेंट के बाद अमूमन जजेस दोबारा सोचते हैं प्रैक्टिस के बारे में कि जी हम वकालत को शुरू करते हैं, अपना लाइसेंस वो है एक्टिव करवाएं और फिर वकालत शुरू कर दें, क्योंकि आप जज बन के रिटायर हुए हैं तो आपको तो बड़े हैवी किस्म के बड़े बड़े केसेस मिलते हैं। आंखों से हमने देखा इन्होंने उस लाइसेंस को वहीं ख़त्म करवाया और खिदमत खल्क में लगा। और सबसे मुश्किल काम लोगों की सुलह करवाना, जिसका इतना अजर है, कितना सवाब है, और दीन का ये हुक्म जो शायद मिंबर से भी हमें सुनाई नहीं देता, वो कुरान की आयतें और वो हदीस जो सुलह करवाने के सवाब के हवाले से हमारे कान सुनते कोई नहीं। तो इन्होंने इस मिशन को शुरू किया। फिर आंखों से हमने देखा कि उसमें अल्लाह ने कितनी बरकत डाली कि आने वालों को कितना फ़ायदा होता है। मुझे याद है एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मिसेस यहाँ मौजूद थी, उनका जब वो ADR का सारा काम हो रहा होता है तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तो एक दिन मैं घर गया तो वो रो पड़ी और कहने लगी कि मैंने ज़िंदगी में इतना सेल्फलेस इंसान नहीं देखा, यानी तरलों पे चले जाते हैं। हालांकि ये हमारे फादर फिगर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, साबका चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस भी हैं, 42 साल ज़िंदगी के इस प्रोफेशन को दिए हैं, वकालत को और जुडिशरी को। और कहाँ एक ऐसा शख्स जिससे कुछ नहीं मिलना, शायद वो दुआ का शऊर भी नहीं रखता, और उसके लिए बेगर्ज होके उससे मिन्नत समाजत करना ये कोई छोटा काम तो नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जस्टिस अनवार साहब इक्को ही ने साढ़े को क्या बात है। सर, आपका प्रोजेक्ट आस्क ASK आओ सुलह कराएं, कैसे आपने शुरू किया, कब शुरू किया? तो इसकी जो रूट्स हैं वो तो बड़ी दूर जाती हैं, पाकिस्तान से बाहर निकल जाती हैं। बेसिकली तो ये सब्जेक्ट जो है ये मैं लेके आया था कोनिया से। रूमी से मेरी अकीदत है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कोनिया जाके मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो रूमी को जानते हैं, जो रूमी को समझते भी हैं। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, एक बहुत लंबा सेशन था उनके साथ। तो उसका रिज़ल्ट ये था कि मुझे अब उस वक्त मैं जज था, जब मैं उनसे मिला तो ये था कि अब जब मैं फ़ारिग हो जाऊँ तो जो मैंने इतने केस लोगों के निपटाए हैं, इतने फैसले किए हैं, तो अब कोई इससे अच्छा काम होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैं तो पहले भी इसको बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, तो आप इससे भी अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके ज़हन में क्या है? तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं और अदालतें भरी हुई हैं लोगों से, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इन लोगों को बुलाया जाए, इनको बैठा के बताया जाए कि आप इन अदालतों के बाहर भी बैठ के अपने मसले हल कर सकते हैं? क्योंकि उनका ख्याल ये था, और दुरुस्त ख्याल है, जो मेरी अपना भी एनालिसिस यही है कि जितने भी लोगों के दरमियान डिस्प्यूट होते हैं ये किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा होता है, और लोगों को अपनी बात को समझने में दिक्कत होती है। जब आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही होती तो आप उसको बहुत दूर ले जाते हैं, हत्ता कि आप अदालत में पहुंच जाते हैं, और अदालत में जाने से पहले किसी एक वकील साहब के पास पहुंचते हैं, जो वकील साहब फिर आपको उस आपके केस को, आपके मामले को, आपके कानूनी हक़ को एक नई शक्ल देते हैं हासिल करने के लिए, जीतने के लिए। तो मुझे लगा कि ये बात इनकी बहुत बेहतर है कि हमें एक ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह जाके अब रिटायरमेंट के बाद
तो मैं लोगों को कहूँगा ज़रूर, मैं ये काम बहुत शद्दोमत से लोगों तक पहुँचाऊँगा। ये बात फिर जब मैं हाई कोर्ट से निकल रहा था, जब रिटायर होके, तो एक लेक्चर था मेरा जजेस के लिए, सारे जो अपने थे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के। ठीक है। तो वहाँ शाह साहब इत्तफाकन बैठे हुए थे, अच्छा। कासिम अली शाह साहब। तो वहाँ मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो मैं अपनी ये जो जैसे तनख्वाह को हलाल करना होता है, इस तरह सैलरी की हलाल होने का कॉन्सेप्ट है पूरा एक, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पेंशन को भी हलाल करना चाहिए, क्योंकि पेंशन होती है आपकी इन्फर्मिटी के लिए, माजूरी के लिए, कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप पेंशन पे बैठे हैं, बूढ़े आदमी हैं, तो अब आपको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, आप उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। सही। और अगर मैं पेंशन भी ले रहा हूँ और कुछ काम भी कर सकता हूँ, तो फिर मुझे उस पेंशन को जस्टिफाई करना। तो वो मैंने जजों से कहा, मैंने कहा आप भी जब सारे रिटायर हो जाओ तो आप भी इस तरह सोचना। मैं वहाँ से कोनिया से ये एक बहुत अच्छा नुक्ता लेके आया हूँ कि हम लोगों को कहें कि आप अदालतों के बाहर बैठ के फैसले करें, आए बैठ के आपस में बैठ के सोचते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है, जिस पे आप कई नस्लों से लड़ रहे हैं। मीडिएशन सेंटर क्या है, किस तरीके से ये काम करता है? जी, इसके लिए पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि मीडिएशन क्या चीज़ है। हाँ। मीडिएशन का मतलब ये होता है कि दो लोगों के दरमियान एक तनाज़ा होता है, हाँ। और वो दोनों अपनी अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट निकालना चाह रहे होते हैं उसमें से। किसी भी चीज़ पे डिस्प्यूट हो सकता है, आपका मेरी इस एन के कवर पे डिस्प्यूट हो सकता है कि ये मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा है, तो इस पे हम लड़ पड़ते हैं और ये झगड़ा हमारा अदालत तक चले जाता है। तो मीडिएटर का ये काम है कि वो दोनों को बिठा के इसके बारे में दोनों से पूछे, और वो जो इसका सही एक हकदार है वो कन्विंस करे कि कौन है इन दोनों में, और एक आदमी कन्विंस हो, ठीक। जो क्लेम कर रहा है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ ये मेरी गलतफहमी है, ये इसी का था, मैं हम खास से क्लेम। तो इसी तरह से जितने डिस्प्यूट मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं उसमें भी उसका हल मौजूद होता है। दोनों ने गुस्से वाली ऐनक पहनी होती है, बिल्कुल। और दोनों के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उनकी सुलह होने में राजी नहीं होते, बिल्कुल ऐसा। उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो इस वजह से उनका किसी खास हल तक ना पहुंचना चाहिए। सर, रिटायरमेंट के वक्त क्या जज्बात थे आपके? रिटायरमेंट के वक्त बड़ा ज़बरदस्त जज्बा था कि मैं उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का जो बोझ था मेरे ऊपर वो उतर जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार किया था वो रिटायरमेंट। किसी ज़िम्मेदारी से आप रिस्पेक्टेबली ओहदा बरा हो जाएं, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। ये एक पुल सरात है किसी जज के लिए फ़ैसले करना, जहाँ सारे लोग झूठ बोलने के आदी हों, जहाँ पे मुद्दई भी झूठ बोलता हो, जहाँ पे मुद्दा अलैह भी झूठ बोलता हो, मुल्ज़म भी झूठ बोल रहा हो, तो जहाँ सारा सच जो है वो छुपा हुआ हो, कुदाल लेके खोद खोद के उसमें से सच निकालना, और फिर हर वक्त इस बात की फ़िक्र में होना कि खुदा न खास्ता किसी से नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो ये जान के ऊपर, किसी इंसानी जान पे इससे बड़ा बोझ हो नहीं सकता। ये ज़िम्मेदारी का काम है, और ऐसी ज़िम्मेदारी से रिटायरमेंट का इंतज़ार करना कि मैं ओहदा बरा हो के चला जाऊँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अमेजिंग। दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी तमन्ना जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए, अभी तक पूरी ना हो, मिली ना हुई? जो तमन्ना जो पूरी नहीं हो सकती वो अब पूरी हो नहीं सकती। मेरी एक ही तमन्ना है जो अधूरी रह गई कि मैं मुसलसल अपने वालिद साहब के साथ ही रहता था पूरी ज़िंदगी, लेकिन मैं उनके साथ उस तरह गप नहीं लगा सका बैठ के जिसके वो मुस्तहिक थे। जो खुशी उनको मेरे बड़ा बेटा होने की वजह से मिलनी चाहिए थी मेरी कंपनी से, वो मैं उनको नहीं दे सका। मैं अपनी सक्सेस को और अपनी खुशी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सका ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में। जब वो फौत हुए तो मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ, और सारे मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं जिसको खुशी समझता था वो बुनियादी तौर पे मेरी कामयाबी थी, सक्सेस थी। सक्सेस कोई चीज़ नहीं होती अगर उसमें से खुशी रुखसत हो जाए। अगर मुझे अपनी खुशियाँ बेच के सक्सेस लेनी है तो मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं उनको वापस नहीं ला सकता। अब सिर्फ यही होता है जो मैं करता हूँ कि मैं उनकी कब्र पे बैठ के उनसे बातें करता हूँ, सॉरी करता हूँ। लेकिन मुसलसल इकट्ठा रहने के बावजूद पेरेंट्स का ये हक़ है कि हम उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ गप लगाएं,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। यही है आपको मैसेज है इसका जवाब। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन अमेजिंग डे। थैंक यू सो मच। हमारी सारी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, हमारा मैसेज लोगों तक चला जाएगा इंशाल्लाह। इसी बहाने। थैंक यू वेरी अल्लाह मच, हाफिज़। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जस्टिस अनवारुल हक साहब के साथ आज का एक खूबसूरत दिन हमने गुजारा। हमें आज बहुत ही मज़ा आया, उनकी शख्सियत को जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे दोस्तों को भी आज का शो बहुत पसंद आया होगा और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया होगा। हम लोगों ने तो वाकई में आज बहुत कुछ सीखा। हमारा अगला शो आप ज़रूर देखिएगा। अपने खूबसूरत से फीडबैक से हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।